चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आज का सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो है यूक्रेन और रूस जो युद्ध चल रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि ये जो युद्ध है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ने वाला है। ये नहीं है कि केवल रूस और यूक्रेन ही झेलेगा इस चीज को। आज ग्लोबलाइजेशन का समय है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा वर्ल्ड एक परिवार के रूप में हो चुका है ना। यदि किसी जैसे एक परिवार में किसी सदस्य को यदि कुछ चोट लगे या कुछ कोई चीज हो जाता है तो उसमें समस्या सबको झेलना होता है। मान लीजिए हमारे परिवार के सदस्य को कुछ होता है तो क्या होता है, आर्थिक सामाजिक या जिस तरह से कहेंगे उसमें सबको कुछ ना कुछ कष्ट होता है। उसी प्रकार से यदि आज विश्व के किसी कोने में या किसी भी देश के साथ यदि युद्ध हो रही है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रत्येक देश को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे अभी यूक्रेन और रूस में हुए तो उसका खमियाजा पूरे मध्य जो वर्ल्ड है उसको भुगतना पड़ेगा। किस रूप में? अब जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम बहुत मात्रा में यूक्रेन में निकलता है और बहुत सारे देश क्या है कच्चे तेल पर निर्भर है। क्योंकि जो भी गाड़ी आपका चलता है ज्यादातर पेट्रोल या डीजल पर निर्भर करते हैं। और जब भी क्राइसिस होता है किसी तो उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है पेट्रोल की। बेहताशा पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो सब ढुलाई उसी से होती है, सारा माल बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस मुद्दे को जानना हम लोग के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि यदि इसको हम नहीं जानते हैं तो ये नहीं देखना है कि चलो वहां ही हो रहा है हमको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि यूक्रेन पर रूस इतना बड़ा एक्शन ले लिया, यानी कि बहुत बृहद रूप से हमला हो रहा है। हमला जो हो रहा है बहुत बृहद रूप में हो रहा है, जन संपत्ति बहुत क्षति हो रही है। तो इसके कारण क्या था, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा पीछे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। 1939 से 1945 तक चला था और इसमें सबसे ज्यादा बर्बाद जो हुआ जो कौन सा देश हुआ था? जर्मनी और जापान को उसी समय दो परमाणु बम झेलना पड़ा। नागासाकी और हिरोशिमा उसका बहुत बड़ा शहर था, बहुत अच्छा डेवलप शहर था जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। 1939 से 1945 के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरे वर्ल्ड में दो देश उभरा विश्व शक्ति, विश्व पावर शक्ति को। ठीक है, तो कौन सा देश था? रूस और अमेरिका। उसमें एक खेमा हुआ रूस का, तो रूस उस समय सोवियत संघ था, रूस नहीं था, सोवियत संघ। उस समय जो दो सुपर पावर का उत्थान हुआ उसमें एक तरफ सोवियत संघ और एक तरफ अमेरिका। लेकिन मेन खेल कब हुआ? जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ 1945 में। तो जब युद्ध समाप्त होता है ना तो प्रत्येक देश क्या होता है कि मतलब पीछे हटना शुरू करते हैं, अपना सब सैनिक वापस करते हैं। लेकिन उस समय क्या किया जो क्या बोलते हैं उसको सोवियत संघ का, वो अपना सेना पूर्वी यूरोप से पीछे करने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, हम अपने सेना को वापस नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये स्थिति हुई कि रूस का सोवियत संघ कहा कि हम पीछे सेना नहीं करेंगे तो अमेरिका को एक डर सताने लगा। किस चीज का डर? तो साम्राज्यवाद का डर उसको सताने लगा, उसको क्लिक किया हुआ साम्राज्यवाद का डर सताने लगा कि ये तो फिर विस्तारवादी समय शुरू हो जाएगा। तो उसने इस डर से क्या किया कि नाटो की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नाटो। और नाटो की स्थापना 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। अब नाटो है क्या? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक और
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अटलांटिक महासागर कहाँ है आप देख सकते हैं। अगर वर्ल्ड मैप आप देखते हैं, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप आप देखिएगा तो आपको एक सेकंड, ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये इसी भाग पर नाम जो था उसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस समय उसमें लगभग 12 कंट्री थे। जब इसकी स्थापना हुई उसमें कितने कंट्री थे? 12। अब कौन कौन कंट्री थे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन कंट्री थे इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कौन सा कंट्री है? ये है आपका कनाडा। तो एक कनाडा था सदस्य, उसके बाद था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, दो महादेश है ना, उसमें दो महादेश में उत्तरी अमेरिका का 2 देश नाटो में शामिल थे। कौन कौन? एक कनाडा है, यूएसए। ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर यूरोप में। तो यूरोप का जो पश्चिमी भाग है ना, उसमें ज्यादातर देश इसमें शामिल हुए थे। उसमें कौन कौन से देश शामिल थे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आइए यहां देखिए, ये कौन सा देश है? इसके बगल में कौन है? पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। तो देखिए, स्पेन के बगल में पुर्तगाल, ये पुर्तगाल नाटो का सदस्य है। उसके बाद आइए, उसके बगल में है, एक सेकंड, उसके बगल में है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पुर्तगाल, स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन, और इसके बाद आपको आइएगा इधर फ्रांस। तो स्पेन नहीं था, पुर्तगाल था, और क्या था? स्पेन था। पहले तो कनाडा, उत्तरी अमेरिका, पुर्तगाल, स्पेन। ठीक है, और इसके बाद स्पेन, फ्रांस, सॉरी स्पेन नहीं था, फ्रांस के बगल में 3 कंट्री, छोटे छोटे कंट्री है। ठीक है, एक डेनमार्क और नीदरलैंड और लक्समबर्ग। ये 3 देश, छोटे छोटे जो देश थे, वो किसके सदस्य थे? नाटो के। जर्मनी नहीं था इसमें। ठीक है, तो ये सदस्य इधर पे थे जो कि किसके सदस्य थे? नाटो के। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसमें इटली भी इसका क्या था? सदस्य था। चलो ये ठीक है। तो कहां थे हम लोग? और सवाल का जूम कीजिए। ये देखिए, यहाँ स्पेन है, इसके पहले पुर्तगाल, स्पेन तो नहीं था, फ्रांस था, और फ्रांस के बगल में 3 छोटे छोटे देश है। ये फ्रांस हुआ, फ्रांस के बगल में 3 छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, जिसमें, और उसके बाद नीदरलैंड और लक्समबर्ग। ठीक है, ये 3 देश है। और उसके बाद ऊपर चलिए, यहाँ पे आते हैं लोग, तो यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नॉर्वे दिख रहा है। यहाँ नॉर्वे, ये नॉर्वे भी इसका सदस्य था। इसके बाद आते हैं हम लोग नीचे में आपका था इटली। कौन था? इटली। यहाँ ये इटली है ना। तो ये सब जो देश थे वो पहला नाटो का स्थापना हुई, उसमें ये 12 देश थे। कौन कौन बताओ? पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, है ना। लगभग 12 कंट्री थे जो कि किसके सदस्य हैं? नाटो के सदस्य। ठीक है, तो मेन खेल कब प्रारंभ हुआ? जब आपका सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर
1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। और विघटन होने का मतलब उसमें जो 15 कंट्री अलग हो गए। सोवियत संघ जब टूटा उसमें से 15 कंट्री अलग हुए। और 15 कंट्री में जो कंट्री थे उसमें था यही, देखिए जो ये रूस के बगल में है, रूस के बगल में जो है वो 15 कंट्री है वो अलग हुआ। तो रूस के बगल में जो कंट्री है उसमें आपका यूक्रेन है, ठीक है, मालडोवे है, इसके बाद आपको उसके बाद बेलारूस है, ठीक है, उसके बाद उस साइड में जाइएगा तो उसमें है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना, जितने भी अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो जितने भी थे वो सब कंट्री से अलग हुए। लगभग कितने कंट्री अलग हुए? 15। लेकिन इसमें अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो यूरोप में, पूर्वी यूरोप में, चूंकि क्षेत्रफल में रसिया सबसे बड़ा है, रूस, लेकिन दूसरे नंबर पर यूक्रेन का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश अलग हुआ। क्यों? कौन? सोवियत संघ जब अलग हुआ उसमें 2 बड़े देश मतलब क्षेत्रफल के अनुसार अलग हुए, जिसमें एक यूक्रेन था और एक रूस, ठीक है। अलग होने के बाद जब ये 15 कंट्री अलग हुए तो धीरे धीरे ये क्या हुए कि आपको ये बदलते चले गए, किसमें? ये सब लोग जुड़ते चले गए नाटो में। इसमें से अधिकतर देश कहाँ जुड़ गए? नाटो में। अब इसमें नाटो में जो 3 अभी जो जुड़े अधिकतर, तो नाटो में जो एक समझौता था कि जो कंट्री नाटो से जुड़ता जाएगा वो क्या करेगा, उस पर यदि कोई भी हमला करता है तो उसको सब मिलकर उस पर हमला करेगा, ठीक है, ये कारण था। लेकिन अमेरिका की जो रणनीति थी उसने क्या किया कि धीरे धीरे जो भी इसके मतलब रूस के बॉर्डर के देश थे उनको नाटो में शामिल कराना शुरू किया। तो उसने 2004 में क्या किया कि देखिएगा कि 2004 में आपको यूक्रेन के बगल में ही 3 देश, छोटे छोटे देश हैं जिसको उसने नाटो में शामिल करा दिया। उसका नाम है लिथुआनिया, वाला है लिथुआनिया, दूसरा है लेबिया और तीसरा है इस्टोनिया। देखो ये कहाँ है, लिथुआनिया, लेबिया और इस्टोनिया, ये जो कि किसके बगल में है? मतलब ठीक रूस के बगल में है ना। इसने क्या किया कि ये 3 देशों को 2004 में क्या किया, नाटो का सदस्य बना दिया, जिसमें कौन कौन सा देश था? लिथुआनिया, लिबिया और इस्टोनिया, ये 3 देश थे जो कि यहाँ पढ़ते हैं। देखिए ये और इससे ऊपर वाला, सॉरी ये और इसके ऊपर वाला, ये 3 देश थे जो कि 2004 में किसके सदस्य बन गए? नाटो के। अब रूस को और चिंता सताने लगा कि यदि ये सब नाटो देश के संगठन में ये शामिल हो जाते हैं तो मैं तो गिरता चला जा रहा हूँ, है ना। अब ये कोई भी मिसाइल खड़ा होता है चाहे कुछ भी खड़ा होगा तो वो हम पर तैनात किया जा सकता है, और यदि हमारा कोई भी इसमें मैटर फंसता है तो उसमें डायरेक्ट किसका हस्तक्षेप रहेगा? अमेरिका का, है ना। तो उसने क्या किया कि अब मेन ये जो युद्ध चल रही है उसका मेन कारण है, एक तो ये कारण था कि उसका जो बॉर्डर देश है वो सब जुड़ते जा रहे थे, किससे? नाटो से। दूसरा मेन कारण था कि यूक्रेन को 2008 में यूक्रेन और एक देश है आपका यहाँ, यूक्रेन और एक देश है क्या बोलते हैं, जॉर्जिया। यूक्रेन और जॉर्जिया, देखिए यहाँ पर आपका जॉर्जिया, यहाँ ये जॉर्जिया है, ये है जॉर्जिया, ये भी किसके बगल में? देख रहे हैं ना, ये रूस के ही बगल में है, रूस देश पड़ रहा है ना। ये ब्लैक सी और ये जॉर्जिया और ये आपका रूस और वो कैस्पियन सागर है ना। इसको उसने क्या किया, नाटो ने, ये सब इसमें किसकी चाल थी? लगभग अमेरिका की, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जॉर्जिया, यूक्रेन और जॉर्जिया, यहाँ आपका यूक्रेन है, देखो ये यूक्रेन है और ये
कहाँ गया यहाँ चला गया। ये जॉर्जिया और ये यूक्रेन दोनों को ऑफर किया तो 2008 ये आप इसमें शामिल हो जाइए। तो वहां के जो विपक्षी पार्टी थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे, नाटो में शामिल होंगे। उसके तुरंत बाद रूस ने उसका विरोध किया, उस पर आक्रमण कर दिया, यूक्रेन और जॉर्जिया का 2 राज्य को मतलब अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि जीत लिया और अपने में मिला लिया। जॉर्जिया का 2 भाग अपने कब्जे में करके उसको मिला लिया, ठीक है। और 2001 की बात है, 2008 किस पर हमला किया, जॉर्जिया पे क्यों हमला किया, क्योंकि वो नाटो के सदस्य होना चाहते थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, किस पर हमला किया और इन दोनों देशों में जॉर्जिया का कुछ भाग हथिया दिया और यूक्रेन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये जो नीचे वाला भाग है, यहाँ जो नीचे वाला भाग आपका यूक्रेन का ये जो नीचे वाला भाग दिख रहा है उस पर कब्जा कर दिया। कौन? ठीक है। तो ये हुआ उस समय ये हुआ। अब क्या था कि यूक्रेन, चुप देखो, यूक्रेन, अब हम लोग समझेंगे कि नाटो और रूस में अगर क्षमता देखा जाए तो दोनों का क्या है, उसको अगर कंपेयर करते हो नाटो और रूस का, तो उसका क्षमता दोनों में क्या है। तो देखो नाटो 2021 में सर्वे का पूरे वर्ल्ड का जो डिफेंस पर खर्चा था वो 1074 अरब डॉलर था। कितना था? 1074 अरब डॉलर पूरे वर्ल्ड का। और नाटो का अकेला खर्च 2020 के अनुसार 1000 अरब के करीब था। नाटो में कितना सदस्य है अभी? 30। सॉरी, जब 91 के बाद विघटन हुआ धीरे धीरे जुड़ते अभी वर्तमान में 30 सदस्य। नाटो कितना सदस्य है? 30। और 30 सदस्य पर खर्चा कितना था? 1000 अरब डॉलर। सोच सकते हैं पूरे विश्व का जो खर्चा है वो 1000 समथिंग है, 74 अरब डॉलर। केवल नाटो सदस्य का खर्च 1000 डॉलर के करीब, ठीक है। और सैनिक क्षमता देखिएगा तो नाटो में किसी भी क्षण 40,000 सैनिक जो है वो लामबंद हो सकते हैं। कितना सैनिक? 40,000। और यदि नाटो डायरेक्ट शामिल हुआ युद्ध में तो उसके पास 33 लाख सेना है। कितना सेना है? 33 लाख। जबकि रूस का जो डिफेंस खर्च है वो मात्र 62 अरब डॉलर है। कितना है? सोचो, नाटो का 1000 अरब डॉलर और रूस का 62 अरब डॉलर। अच्छा, सेना की क्षमता में उसके पास लगभग 33 लाख सेना है। किसके पास? नाटो के पास। और उसके पास मात्र 12 लाख सेना है, जिसमें 8 लाख एक्टिव सेना है। कितने लाख सेना है? 8 लाख। और पैरामिलिट्री सेना है उसके पास, ठीक है। शेष क्या है? पैरामिलिट्री। जैसे भारत में एक्टिव सेना आर्मी हुई लगभग 12 है ना, तो 12-13 लाख जो, और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें आता है कि सीआरपीएफ, कितना ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि सेंट्रल के थ्रू ये हैंडल होते हैं। और ये जो सेना मेन सेना होता है जल, थल और वायु, इसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। तो ये हुई तुलना किसकी? नाटो और रूस की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं यूक्रेन और रूस की। यूक्रेन और रूस की। यूक्रेन और रूस में क्या तुलना है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूक्रेन का जो चौहद्दी है कि उसके अगल बगल में कौन कौन से देश है, ठीक है। तो देखिए यूक्रेन के पूरा उत्तर में देखिएगा तो बेलारूस है। यूक्रेन के उत्तर में क्या है? बेलारूस। और बेलारूस जो है वो रूस का परम मित्र है। बेलारूस जो है वो रूस का परम मित्र है। तो रूस ने क्या किया, देखिए रूस ने क्या, इसका कीव राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और कीव बेलारूस के एकदम नजदीक है। कीव क्या है? बेलारूस के एकदम नजदीक है। इसलिए उसने क्या किया था कि पहले से ही यहां पर अपना फाइटर
सेना और बहुत सारे युद्ध सामान यहाँ लाकर बहुत पहले खड़ा कर दिया गया। और कुछ दिन पहले से यहाँ पर युद्ध अभ्यास नाम का कुछ इसी तरह से युद्ध अभ्यास हो रहा है और यहाँ चल रहा है, जिसकी सीमा थी 20 फरवरी। कितना सीमा थी? 20 फरवरी। लेकिन उसने क्या किया, उस सीमा को एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया, क्योंकि वो जानता था यदि यूक्रेन पर हम हमला करते हैं तो हमारा क्या है कि सबसे पहले आपको राजधानी पे कब्जा करनी है, तो हमको बेलारूस से ही जाकर इस पर आक्रमण करेंगे, तो सबसे पहले हम वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसने अटैक भी जब किया है, रूस जब अटैक किया है तो इसके माध्यम से अटैक किया है और जल्दी से पहुंच गया कहां? उसका कीव पर, उसके राजधानी कीव पर कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कीव पर पहुंच चुका है। कीव यहाँ राजधानी है, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर है, यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर कीव है, क्योंकि उसकी राजधानी है। तो इसके तो उत्तर में होगा बेलारूस, है ना। इसके पश्चिम में देखिएगा तो पोलैंड है और स्लोवाकिया है, और नीचे में है पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी और ऑस्ट्रिया। देखिए इसके जो यूक्रेन के जो पश्चिम में है वो है पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी। ये इसके पश्चिम में, पोलैंड है ना, स्लोवाकिया और हंगरी, ये तीन देश इसके पश्चिम में। फिर आ जाते हैं इसके दक्षिण में, तो दक्षिण में रोमानिया और मालदो, ठीक है, मालदो ये इसके किसमें है? पश्चिम में, दक्षिण में रोमानिया और मालदो, ठीक है। तो ये किसकी चौहदी हुई? और इसके पूर्व उत्तर में ही क्या है? रूस है। इसके पूर्व उत्तर में कौन है? रूस है। ये देखो, ये तुम्हारा यूक्रेन है, कहां गया यूक्रेन? हाँ, ये सॉरी नीचे चला गया, ये यूक्रेन है, और इसके उत्तर पूर्व में क्या है? ये रूस है, ये रसिया है, ये पूरा भाग रसिया का है, ठीक है, ये रूस है। तो युद्ध तो यही दोनों में चल रहा है ना। देखो दोनों की मजबूरी है। इसकी मजबूरी है कि कहीं धीरे धीरे रूस हमारा पूरा कब्जा न कर ले, तो इसलिए ये बचना, इसलिए चाह रहा है कि नाटो का सदस्य बन जाए। और इसको ये डर है कि यदि ये नाटो का सदस्य बन जाता है तो हम पूरी तरह से नाटो से गिर जाएंगे, और जो भी मिसाइल तैयार होगा, जो भी यहाँ पर तैनात होगा, वो मेरे खिलाफ है। इसलिए इसकी मजबूरी है कि इसको नहीं नाटो के साथ होने देना है। और यही चीज है, रसिया पर है कि यदि आप इसमें नहीं शामिल होते हैं तो हम आपको फिर युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन अगर शामिल होना चाहिएगा तो हम शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हुआ आपका इसका भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अब चलते हैं कि ये यूक्रेन और रूस के तुलना की जाए तो ये कितना टहलता है उसके सामने, ठीक है, इसके बारे में। तो देखो यूक्रेन का, यहाँ बीच में भी मिलाते हैं इसको। देखो यूक्रेन की जो जनसंख्या है वो लगभग 4 करोड़ से अधिक है। यूक्रेन की जनसंख्या 4 करोड़ से अधिक है, और रूस की जो जनसंख्या है वो 14 करोड़ से अधिक है। रूस की जनसंख्या 14 करोड़ और यूक्रेन की जनसंख्या 4 करोड़, ठीक है। रूस की जनसंख्या जो है, रूस का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग को मालूम है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, यानी कि 17.1 मिलियन 17.1, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा, 1 करोड़ 70 लाख समथिंग स्क्वायर फीट में कौन है? रूस है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 6 लाख के करीब, 6 लाख स्क्वायर फीट में कौन है? यूक्रेन है। इसके पास सेना, रूस के पास जो सेना है वो लगभग 12 लाख है, जिसमें एक्टिव सेना कितने हैं? 8 लाख। और यूक्रेन के पास मात्र 2 लाख सेना है। कितना लाख सेना है? 2 लाख। तो आप तुलना कर सकते हैं कि इसके बीच में कोई तुलना नहीं है ना, इसके बीच में कोई तुलना नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट ये जानते हैं, थोड़ा सा पॉइंट इसके बारे में जानते हैं कि
अब हम लोग कंपेयर करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में, ठीक है, आर्थिक रूप में और सैनिक रूप में, उसकी क्षमता के रूप में, ठीक है, उसका सैनिक क्षमता कितना है, ठीक ना। तो देखिए जो यहाँ इधर रूस है, इधर यूक्रेन है। आप ठीक से देखिए कि यूक्रेन के रूस के पास 8.5 लाख सैनिक, एक्टिव सैनिक है। कितना है? 8.5। और यूक्रेन के पास 2 लाख। यूक्रेन के पास कितना है? 2 लाख। उसी प्रकार से आप इसका ये क्या बोलते हैं, हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में देखेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स देखेंगे तो इसके पास है 2.5 लाख और उसके पास है मात्र 50 है। कितना है? मात्र 50 है। अब आते हैं नेवल पे। नेवल पे 605 नेवल फ्लीट स्ट्रेंथ है। किसके पास? रूस के पास। और यूक्रेन के पास मात्र 38 है। उसके बाद टोटल एयरक्राफ्ट कराएंगे तो रूस के पास 4173 है और यूक्रेन के पास मात्र 318। ठीक है। उसी प्रकार से इसका फाइट एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट, रूस के पास 772 है और यूक्रेन के पास 69 है। ठीक है। उसी प्रकार से हेलीकॉप्टर को देखेंगे। हेलीकॉप्टर तो रूस के पास 1543 और यूक्रेन के पास मात्र 112 है। अब ऊपर आओ, इसके बाद आते हैं हम लोग एमोर्ड व्हीकल्स। ठीक है, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए जो होता है उसको व्हीकल्स जो पृथ्वी पर ये करके, तो उसके पास है 30,122 और इसके पास है 12,303। अच्छा, इसके बाद टैंक का स्ट्रेंथ देखेंगे, टैंक की शक्ति, तो रशिया के पास है 12,420 और यूक्रेन के पास है 2,596। उसी प्रकार से यदि हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर का देखेंगे क्षमता तो 544 और यूक्रेन के पास मात्र 34 है। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत कम है। इसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्षमता है, सैनिक क्षमता, वो क्या है। अब देखिए यहाँ यूक्रेन जो है, ये यूक्रेन का हमने अभी बताया कि राजधानी क्या है, कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसके आसपास के देश के बारे में बता दिया हमने कि ये मोल्दोवा है ना, और रोमानिया इसमें दक्षिण में है और इसके पश्चिम में है हंगरी, स्लोवाकिया है ना, और पोलैंड है यहाँ। ठीक है, इसमें पश्चिम में, इसके पश्चिम है पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, और इसके उत्तर में है बेलारूस रूस का परम मित्र है और उसी के माध्यम से उसने वहीं से सेना भेज के कहां पर आक्रमण किया, कीव में, और कीव को मतलब कब्जा करने के लिए अभी युद्ध चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए सामरिक रूप से वो जो बेलारूस है, अभी न्यूज आया है करेक्ट न्यूज कि बेलारूस के ही पास इन लोगों के बीच वार्ता होने जा रहा है। बेलारूस ही वार्ता कराने जा रहा है किसके बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच। ठीक है, तो बेलारूस रूस के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका। अब आते हैं हम लोग कुछ इसका पॉइंट देखते हैं, यूक्रेन का कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन का पॉइंट देखिएगा, यूरोप में स्थित यूक्रेन क्षेत्रफल के लिहाज से महाद्वीप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। 6 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया वाले यूक्रेन में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि यूक्रेन का जो ये है पूर्वी यूरोप में रूस के बाद सबसे बड़ा देश है। कौन? यूक्रेन, जिसका एरिया कितना है, 6 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जिसका जनसंख्या लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग इसमें और कुछ पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट है कि देखिए इसमें पॉइंट देखते हैं और क्या, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और 6,03,628 वर्ग किलोमीटर के इलाके में पहला यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश रूस, जिसने अब अपनी ये सब मतलब वही चीज दिया है जो कि आपको मतलब युद्ध जो चल रहा है उसके बारे में। आते हैं इसमें कुछ जानते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट ये है कि यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक प्रमुख देश है, ठीक है, जो 2782 किलोमीटर लंबे तटरेखा वाली यूक्रेनी सीमा कई देशों से लगती है। हमने बता दिया उसमें क्या पूर्व और उत्तर में यूक्रेन की सीमा रूस से लगी हुई है। पूर्व और उत्तर में पता है ना, ये सब हम आपको बता चुके हैं कि इसका कौन कहाँ है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी है, पता है ना, ये चीज है। इसके बाद इसका मेन पॉइंट अब यहाँ पे आते हैं, यूक्रेन से संबंधित कुछ मेन पॉइंट है। तो देखो, यूक्रेन पूरे यूरोप का सबसे गरीब देश है। गरीबी के अलावा भ्रष्टाचार यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। अब सोचो, यूरोप का सबसे गरीब देश कौन है? यूक्रेन। और यहाँ भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, और जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ निश्चित है कि गरीबी होगी। क्या समझे? दूसरा पॉइंट है कि यूक्रेन की रैंकिंग विकासशील देशों की है, विकासशील देश है, और मानव विकास सूचकांक में यूक्रेन का 74वां स्थान है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक बोलता है जो मानव के जो रहने का स्टैंडर्ड है क्या लिविंग है, 74वां स्थान का मतलब 74 देश से आगे, 73 देश से आगे 74वें नंबर पर है। उसके बाद इसका पॉइंट है कि यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, जिसके चलते यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज सप्लायर में शामिल है। मतलब वहाँ का जो जमीन है उसमें कृषि के लायक बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत अच्छा कृषि होती है, इसलिए वहाँ से क्या करता है कि वो सप्लाई करता है दूसरे देश को, क्या, अनाज बहुत ज्यादा सप्लाई करता है। जीडीपी के आधार पर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था दुनिया में 55वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 55 को समझते हैं, मतलब 55 नंबर पर 54 देश के बाद जो नंबर है 55वां देश है, जो कि आप यूक्रेन है। उसके बाद ये पीपीपी के आधार पर 40वें नंबर पर है। देखिए, देश तो पूरे वर्ल्ड में 200 से अधिक कंट्री है, 200 से अधिक कंट्री है, लेकिन यूरोप का ही सबसे गरीब देश है, पूरे वर्ल्ड का नहीं, यूरोप का सबसे गरीब देश है, लेकिन गरीब भी है। अब इसका जीडीपी कितना स्थान पर है? 55। ठीक है, तो ये 55। यूक्रेन के पास संयुक्त राष्ट्र काउंसिल, देखो यूक्रेन के पास संयुक्त राष्ट्र काउंसिल ऑफ यूरोप, यूक्रेन के पास संयुक्त राष्ट्र काउंसिल ऑफ यूरोप जैसी प्रमुख संस्थाओं की सदस्यता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऊपर में, तो ये है कि यूक्रेन नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का उत्पादन है और प्रोसेसिंग खुद करता है, मगर अपनी ज्यादातर ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। देखो, वहां पर क्या है कि पेट्रोलियम तो होता है अधिक मात्रा में, लेकिन उसका ऊर्जा का 80% क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस, मतलब ये 80% इसका जो जरूरत होती है ऊर्जा का या कोई चीज का, वो किस पर निर्भर है? रूस पर। ठीक है, 80% किस पर निर्भर है? रूस पर। और यूक्रेन की 80% नेचुरल गैस सप्लाई का आयात होता है, जिसमें रूस का बड़ा हिस्सा है। 80% वो बेच देता है, जिसमें ज्यादातर कौन खरीदता है? रूस खरीदता है। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं हम लोग कुछ इसके मेन पॉइंट पर। तो मेन यही कारण था, इसका मेन यही कारण था कि आपको क्या बोलते हैं, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तो मेन कारण आप समझ लिए, यूक्रेन क्या करना चाहता है, तो नाटो का सदस्यता लेना चाहता था, जो रूस नहीं चाहता था। और आप लोग देख रहे हैं कि उसको क्या समस्या हो सकती है उसको, इसलिए रूस की भी अपनी समस्या है और यूक्रेन की भी अपनी समस्या है। तो हम लोग यही मनाएंगे कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि जितना लंबा बनेगा उतना भारत के लिए भी समस्या खड़ा होगा, पेट्रोल बेहदासा बढ़ेगा और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब पर असर पड़ेगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं उसमें रूस उधर बताया है और नाटो का प्रभाव वाला जितना देश है वो सब देखो किस कलर से कलर कर दिया है, देख रहे हो, ये इस कलर से कर दिया है, समझे ना, क्योंकि वो नाटो से प्रभावित सब देश है। ये देख सकते हैं कि नाटो उसी अमेरिका ने उन देशों को टारगेट किया है नाटो के लिए जो उसके अगल बगल में हैं। ठीक है।